हम लोगों का जो चैप्टर था महादेव वर्मा का मेरे सपनों के मेरे बचपन के दिन, यहाँ पे हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ में महादेवी वर्मा जब छात्रावास में रहती थी तो उन्हें लिखने का थोड़ा बहुत शौक था और धीरे धीरे वो कवि सम्मेलन में भी जाने लगी और कवि सम्मेलन में उनको काफी पुरस्कार भी मिलते थे, जिसमें से एक कवि सम्मेलन में उन्होंने जब कविता पाठ किया तो वहां एक चांदी का कटोरा मिला। उस समय जो था जो आंदोलन वगैरह चलते थे वो सत्याग्रह से संबंधित आंदोलन कर रहे थे महात्मा गांधी, और इसी के लिए उनका आना जाना रहता था। वहां पर जब एक बार महात्मा गांधी आए उस भवन में, तब उन्होंने खुश होकर के अपना जो चांदी का कटोरा था वो दिखाया और चांदी का कटोरा बापू ने ले लिया कि क्या तुम मुझे अपना चांदी का कटोरा दोगी, इस तरह से, और उनको वो कटोरा दे दिया गया। काफी दुख भी हुआ उन्हें, लेकिन जब उन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान को बताया कि वो कटोरा तो चला गया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आगे देखिए इसमें चाहे फूल के कटोरे में, मतलब उनका एक थोड़ी सी यहाँ पर व्यंग्यात्मकता कि तुम्हें चांदी का कटोरा मिला है तो तुम्हें इसमें हमको खीर खिलानी पड़ेगी। तब महादेवी वर्मा ने कहा कि वो चांदी का कटोरा तो महात्मा गांधी को मैंने दे दिया है। तब उन्होंने मजाक में कहा कि चाहे किसी भी कटोरे में खिलाओ, फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही है कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। ठीक है, यहाँ तक हमने कल कर लिया था। आगे देखिए इसमें, सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर के चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जुबेनिसा हमारे कमरे में आकर के रहने लगी। यानी कि जब वो वहां से उस छात्रावास में सुभद्रा कुमारी चौहान को जाना पड़ा और उसकी जगह जैसे छात्र एक बच्चा जाता है दूसरा उसमें आ जाता है, तो एक मराठी बच्ची थी, उसका नाम था जेबुनिसा, हमारे कमरे में आकर के रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जुबेन मेरा बहुत सा काम करते थे। जुबेन ईसा का ही निकनेम कर दिया, छोटा नाम करके बताया यहाँ पे जुबेन मेरा बहुत सारा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह से मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। मतलब अपना कुछ काम मैं ना करके उस समय जो समय बचता था उसमें मैं अपनी कविताएं लिख लिया करती थी। अवकाश का मतलब छुट्टी मिल जाती थी कविता लिखने के लिए। जुबेन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी, यानी कि जो वो हिंदी भाषा, शुद्ध हिंदी का उनको ज्ञान नहीं था, इसलिए हिंदी भाषा के साथ में कुछ शब्द वह मराठी के भी बोल दिया करती थी। मैं भी उनसे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी। वहां एक उस्तानी जी भी थी, जीनत बेगम। जुबेन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती थी, उस्तानी जी से टोके बिना रहा नहीं जाता। इकड़े टिकड़े मतलब इधर रखा है उधर रखा है, इस तरह से इकड़े टिकड़े शब्द आए हैं। लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों का जब वो प्रयोग करती थी, जो उस्तानी जी थी वो उनको टोके बिना उनसे रहा नहीं जाता था। वाह, देसी कौवा मराठी बोली। जुबेन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कौवा मराठी बोलता है। जुबेन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी, क्योंकि हम जहाँ जिस जगह के रहते हैं वहाँ का हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा अलग तरह का होता है। तो जो महाराष्ट्र साइड में जाएंगे तो आप देखोगे कि वहाँ की जो साड़ी रहती है ज्यादातर बॉर्डर वाली प्लेन साड़ी पे जरी का बॉर्डर वाली साड़ी होती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि मराठी वो थी तो उनकी जो साड़ी थी वो किनारीदार मतलब बॉर्डर वाली साड़ी थी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर शुद्ध नहीं है हिंदी, अगर हमारा शुद्ध हिंदी क्या होता है, मैं मराठी हूँ तो मराठी ही बोलेंगे, ये शब्द बोले सेंटेंस बनता है, लेकिन वह बोल रही है हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। उस समय ये देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। सांप्रदायिकता का मतलब होता है धर्म को लेकर भेदभाव। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की जो आती थी वे बुंदेलखंडी में बोलती थी, कोई अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते हिंदी थे। यानी कि अलग अलग देश के राज्य की
वहां पर के आकर के स्टूडेंट वहां रहते थे। और जैसे कोई अवधी बोलने वाला था, कोई बुंदेलखंडी बोलना था, कोई मराठी बोलने वाला था, कोई गुजराती बोलने वाला था, लेकिन सभी एक ही जगह हिंदी भाषा पढ़ते थे। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलते थे। यानी ये सब्जेक्ट तो हम पढ़ते थे, लेकिन हमारी जो बोलचाल की भाषा थी वो अपनी अपनी ही होती थी। यह बहुत बड़ी बात थी कि हम एक मेस में खाते थे और एक प्रार्थना में खड़े होते थे। कोई विवाद नहीं होता वहां, जाति धर्म को लेकर के ऐसा नहीं था। जैसे स्कूल में भी अगर आप आते हैं तो आपको किसी भी जाति के हो, लेकिन जो स्कूल में हम लोग प्रेयर करेंगे वो सभी के लिए सेम होगी। एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद भी नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का, देखिए ये कॉलेज का यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चला आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते रहते हैं। यानी अपने जीवन की कुछ बातें ऐसी होती हैं हमारी, जो हम बचपन में सीखते हैं, उन्हें हम बड़े होने पर भी नहीं भूल पाते, उसी को कंटिन्यू रखते हैं। तो ऐसे ही महादेवी वर्मा का कहना है कि कि उनके जो बचपन के संस्कार थे वो बड़े होने के बाद उन संस्कारों को नहीं भूली। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहां रहते थे वहां जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी, वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग भी रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी कि हमको ताई कहो, मतलब जिस फ्लैट में वो रहते थे वहीं वो रहते थे, नवाब साहब रहते थे। और उनकी पत्नी जो थी उनको बेगम साहिबा के नाम से यहाँ पे बताया गया है। और हमको ताई कहो, ताई का मतलब क्या होता है? ताई का मतलब मराठी भाषा में तो बड़ी बहन होता है, और ताई का मतलब बड़ी मम्मी होता है, जो हम बोलते हैं ताई शब्द, है ना। आपकी जैसे ताई जी यानी बड़ी मम्मी भी बोलते हैं हम। हमको ताई कहो, हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। साहिबा शब्द भी उर्दू भाषा में साहब साहिबा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बड़े अदब से बोला, उर्दू भाषा में जो होता है काफी अदब के साथ बोला जाता है। हिंदी भाषा तो जो हमारी खड़ी भाषा है ना, लेकिन उर्दू भाषा में बहुत तहजीब और तरीके से बात की जाती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ताई साहिबा शब्द आया है। उनके बच्चे हमारी माँ को चच्ची जान कहते थे, ठीक है। चाची आप समझते हैं, जो आपकी आंटी होती है उनको हम चाची बोलते हैं, तो हमारी माँ को चच्ची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन हमारे जन्मदिन वहां मनाए जाते थे। यानी कि अलग अलग जाति के, वो मुसलमान जाति के थे और वो हिंदू जाति के होने के बावजूद भी बच्चों का जो जन्मदिन है वो एक साथ मनाया जाता था। वहां एक मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उनको राखी बांधने के लिए वे कहती थी। यानी राखी हिंदुओं का त्योहार है, लेकिन यहाँ पे वो मुसलमान थे, लेकिन फिर भी राखी वहां पे बंधवाते थे। उनका एक लड़का था, उनको राखी बांधने के लिए वह कहती थी, बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उनको पानी भी नहीं देती थी। यानी आज भी अभी राखी गई है हमारे, तो आपने देखा होगा कि कई परिवारों में ऐसे होता है कि जब तक बहन राखी नहीं बांध लेती तब तक वो मुंह झूठा नहीं करते या पानी भी नहीं पीती थी। तो वो बोल रहे हैं कि जब राखी का बांधने का दिन आता था तो उनको सुबह से पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। कहती थी कि राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं, तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए और भाई को भी पानी नहीं पीना चाहिए। बहन तो रहती है भूखी, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई आराम से खा के बैठा हुआ है, तो भाई को भी निराहार रहना चाहिए। निराहार का मतलब होता है बिना आहार लिए हुए, बिना कुछ खाए हुए। बार बार कहलाती थी, भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिया या कुछ मिलते थे, लहरिये या कुछ मिलते थे। इसी तरह से मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे, तो हमारे भी बनते थे। यानी कि आपने देखा होगा कि जो इस प्रजाति के, मुसलमान प्रजाति में हरे रंग को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। आपने देखा होगा हरा रंग को ज्यादा शुभ माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर परिवार में लाल रंग को ज्यादा शुभ माना जाता है हिंदू धर्म में, वैसे ही वहाँ पे हरे रंग को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। तो जिस प्रकार से राखी का वो बेसब्री से इंतजार करते थे और तरीके से मनाते थे, ठीक उसी तरह से जब मुहर्रम होती थी
तो उनके भी जैसे कपड़े, नए कपड़े हम लोग दिवाली होली मनाते हैं, उस पे नए कपड़े लेकर आते हैं, ठीक इसी तरह से इनके भी जो मुहर्रम वगैरह के जब समय आता है तो इस तरह से ये ईद वगैरह मनाते हैं, तो उस समय नए कपड़े बनाए जाते हैं। तो लेखिका यहाँ कह रही हैं कि जब उनके कपड़े बनते थे तो हमारे लिए भी कपड़े बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहां, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो कि वो मेरा नेक ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊंगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई, मतलब जैसे कपड़े वपड़े लेकर आई। आपको पता है कि जब हमारे हिंदू समाज में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका कुछ प्रोग्राम जब हम करते हैं तो छोटे बच्चे के लिए कपड़े लाए जाते हैं, उसके बुआ चाची उसके लिए खिलौने कपड़े चीजें लेकर आती हैं। तो ठीक वो मुसलमान प्रजाति के होने के बाद भी उन्होंने कहा कि जब उनकी छोटा बच्चा हुआ घर में, तो उन्होंने कहा कि मैं शाम को उसके लिए चीजें लेकर आऊंगी, कपड़े लेकर के आऊंगी। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। दुल्हन दुल्हन समझ के गए, वैसे तो दुल्हन कहते हैं जैसे नई शादी होती है, लेकिन कम उम्र की जो बहुएं होती हैं उनको भी कई परिवारों में दुल्हन के नाम से बुलाया जाता है। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती है वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। ऐसी मान्यता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको अपने घर के कपड़े नहीं पहनाए जाते, मतलब जो उनके मम्मी पापा है वो खुद खरीद करके कपड़े नहीं पहनाते, बल्कि उनकी जो चाची ताई या बुआ होती है वो ही उन बच्चों के लिए कपड़े लाती है और वो कपड़े बच्चे पहनते हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। अब ये तो समझ में आ रहा है ना कि कौन कपड़े ला रहा है, किसके लिए कपड़े ला रहा है, वो बच्चा कौन था, क्लियर हो रहा है? यस मैम। है ना। महादेवी वर्मा का भाई हुआ था, तब वो जो नवाब साहब रहते थे उनकी बेगम साहिबा उनके लिए कपड़े लेकर आती थी। उन लोगों में आपस में चाची और ताई का व्यवहार था, यानी चाची कौन बोलता था, जो बेगम साहिबा के बच्चे थे, और ताई कौन बोलता था, महादेवी वर्मा। समझ में आ गया? हाँ, इसमें कंफ्यूज मत होना। यह बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। किसने रखा मनमोहन नाम उसका? बेगम साहिबा ने, है ना। और किसका नाम मनमोहन रखा? महादेवी वर्मा के छोटे भाई का नाम। क्लियर? यस मैम। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है, छोटे भाई का नाम वही चलता रहा जो ताई साहिबा ने रखा था, यानी दूसरी जाति का धर्म का यहाँ पर हमने ऊपर पढ़ा था कि कोई विशेष वो नहीं था जाति धर्म में, है ना। मतलब वो मुसलमान होकर पे उन्होंने जो आजकल तो क्या होता है हमारे घर के ही लोग नाम रख दे, मान लो बुआ ने नाम रख दिया या मौसी ने रख दिया, तो मौसी का रखा हुआ नाम बुआ को पसंद नहीं आएगा, दादी का रखा हुआ नाम मम्मी को पसंद नहीं आएगा, मम्मी का रखा हुआ नानी को पसंद नहीं आएगा, इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि वो दूसरी जाति के होने के बाद उन्होंने जो उस बच्चे का नाम रखा वही नाम आगे तक चलता रहा। उनके यहाँ भी हिंदी, एक सेकेंड, तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूं तो अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था कि उस समय की हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है कि जैसे वह सपना ही था, आज वह सपना खो गया है। यानी कि आज हम अगर देखें तो हमारे जो आपस में परिवार हैं उन लोगों में भी इतना प्रेम और भावना नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, जबकि उस समय जो दूसरे धर्म के लोग थे उनके साथ भी इतना अपनत्व रहता था, प्रेम रहता था। तो महादेवी वर्मा का कहना है कि ऐसा लगता है आज के समय को देख करके कि शायद ये कोई मैं सपना देख रही हूँ और वो सपना अब खो चुका है, यानी कि अब हमको ये सब चीजें देखने को नहीं मिलती। अब क्या होता है, हम लोग परिवार में अपनी मनमानी करते हैं, मतलब हमें बात सुननी नहीं होती है, एक दूसरे की बात की भावनाओं की कद्र नहीं करते, एक दूसरे के विचारों को नहीं समझते हैं। इसी कारण से क्या होता है कि हम जीवन में हमारे अपने तजुर्बे, अपने फैसले हो जाते हैं, हम किसी दूसरे को इतना जगह ही नहीं देते, इंपॉर्टेंस देते नहीं है। जैसे कोई गेस्ट आता है तो ठीक है, फॉर्मेलिटी हो, क्या पहले अगर कहीं ऐसे मेहमान आते थे तो अपना सब कुछ भूल करके उनकी सेवा में लग जाते, अब लगता है कि फॉर्मेलिटी। अब वैसे मेहमान भी नहीं रहे हैं,
और वैसे मेजबान भी नहीं रहे हैं। इसीलिए महादेवी वर्मा ने कहा कि वो एक सपना की तरह है, और लेकिन अब ऐसा लगता है कि आज वो सपना खो गया है। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती। अगर ऐसी ही भावना, ऐसे ही विचार, ऐसे ही सोच अगर हर व्यक्ति के मन में रहती तो हमारी जो भारत की जो दशा है वो थोड़ी सी अलग ही होती। ठीक है, कहानी यहाँ पर सॉरी अपना संस्मरण यहाँ पे खत्म हो गया। इस पाठ के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा कि छात्रावास का और महादेवर का लेखन कला किस तरह से शुरुआत हुआ, किस तरह से उन्होंने लिखना सीखा, उनको किन किन पुरस्कारों से मतलब पुरस्कार, उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, उनके जीवन में लिखने में कौन कौन से लोगों का हाथ रहा है, उनके परिवार की क्या स्थिति थी, देश में उस समय सांप्रदायिकता को लेकर क्या भावना थी, लोगों का सोच विचार कैसे थे, वो सारी बातों का वर्णन इस चैप्टर में हमने पढ़ा। ठीक है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन आंसर मैं इसके आज आपको कल सेंड कर दूंगी। ओके, ठीक है बेटा। ओके मैम। ओके। चलिए, कल हम क्लास में इसको वापस एक बार देख लेंगे, जो बच्चे क्लास में आएंगे। मैम आज इसका